गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एवर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। आपको पता है आरआरबी जेई का एक जो शिफ्ट का पेपर है वो कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो अब वो दोबारा से होगा। रिस्केड्यूल कर दिया गया है इसको। तो पहली बात तो ये है कि बच्चों के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि पेपर कब होने वाला है। तो पेपर आपका 1 महीने के अंदर ही होगा। दूसरी बात कि क्वेश्चन ऐसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें, किसको छोड़ें, दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको पूरा एनालिसिस लाया हूँ। ये जो मैं आज आपको कराऊंगा ये शिफ्ट 2 का एनालिसिस है जो कैंसिल हो गया है, क्योंकि उन्हीं बच्चों का पेपर होना है। तो उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे कि पेपर का लेवल कैसा आया है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, और लास्ट मोमेंट पे यदि आपको प्रिपरेशन करनी है तो मैं कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करूँ। यही तो आपके मेन डाउट्स हैं, इन्हीं को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो पेपर कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, तो जो आपने सिलेबस है यदि आपने उसको ढंग से पढ़ा है, थॉरोली पढ़ा है, तो आपने हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखा होगा, कर दिया होगा। तो मैं मतलब मेन तो चीजें यही है कि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, यदि आपने उसके सिलेबस पे अच्छे से काम किया है, उसके सिलेबस के हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है, काम किया है, क्वेश्चन के लगाए हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब मान लो कहीं से भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी विदाउट ये जाने हुए कि भाई इस वाले टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने आए हैं, क्या पेपर का लेवल कैसा है, क्या ये उसका ओरिएंटेड है, सिलेबस में कितने उस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उसको बिना देखे यदि आप करेंगे प्रैक्टिस तो कभी भी आपका नंबर नहीं आएंगे। कट कट इन बता रहा हूं मैं आपको बिल्कुल ही। ठीक है, तो भाई कट टू द पॉइंट यही है मेरे पास कि आपको बिल्कुल सिलेबस को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अब जो मैं यहाँ पे एनालिसिस करवा रहा हूँ वो वो क्वेश्चंस हैं कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं शिफ्ट 2 से, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो बच्चे अभी भी कर रहे हैं प्रिपरेशन वो आपके क्विक रिवीजन कर सकते हैं। जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, यदि आपको ये टॉपिक नहीं मिल रहे हैं, इनका कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो आप जाके इस क्विक रिवीजन बैच से कंप्लीट कर सकते हैं, और इस वाले बैच से आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एसएससी जे का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। यदि आपको प्री टू मेंस प्रिपरेशन करनी है और नॉन टेक भी साथ में करनी है तो आप इस वाले बैच को परचेज कर सकते हैं। यदि आपको सिर्फ टेक्निकल करना है तो इसको कर सकते हैं, इसमें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। और सॉइल मैकेनिक्स आपका आधा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें आपका सर्वे हो चुका है, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी हो चुका है, बिल्डिंग मटेरियल हो चुका है, और अभी आपका मैं सॉइल चला रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जो ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है इससे आपके कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, तो भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन आए हैं। वो आपके पास आए हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स से, मोमेंट ऑफ फोर्स से, इक्विलिब्रियम से, और आपका सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए। यदि आपको मैकेनिक्स नहीं आता है और मैकेनिक्स आपको करना है तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना ये जरूर करके जाना है, यहाँ से एक क्वेश्चन फंस जाता है। सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। दूसरा हम बात करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बोला यदि आपको अपने आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन करनी है तो आप बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को नहीं छोड़ सकते, या वो पार्ट जो एक्स्ट्रा है इसके अंदर उसको आप छोड़ के जाओगे तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं, आपका नंबर नहीं आएगा। तो मेन चीज यही है कि आपको उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना था जो जिन टॉपिक्स पे एसएससी में नहीं आते हैं और यहाँ आते हैं, बिकॉज यहाँ के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं। तो बात करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जैसे फाउंडेशन टाइप से क्वेश्चन बना है, स्टोन ब्रिक मैशनरी, वैसे इसको हम साथ में लेके चलेंगे, ये ओवरलैप हो गया है। तो ये जो आपके पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, बिल्डिंग मटेरियल वाला पार्ट ही है। स्टोन ब्रिक मैशनरी, इसका फोल्डिंग सुपरस्ट्रक्चर से क्वेश्चन बने हैं। बिल्डिंग मटेरियल में स्टोन से क्वेश्चन बने हैं, ब्रिक से क्वेश्चन बने हैं, टिम्बर से क्वेश्चन बने हैं, पार्टिकल बोर्ड से क्वेश्चन बने हैं। साथ में कुछ आपके न्यू टॉपिक्स लिखे हुए थे उसमें, जैसे ग्लास, प्लास्टिक फाइबर, तो उसमें बोरोसिलिकेट पे क्वेश्चन आया था, और एंटी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में एक क्वेश्चन एग्जाम में बना था। नाउ डिस्कस कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, तो फाउंडेशन टाइप, सुपर स्ट्रक्चर, स्टोन मैशनरी, ब्रिक मैशनरी, डोर एंड विंडो, स्टेयर एंड लिफ्ट से क्वेश्चन बना था, इसका फोल्डिंग। तो आप देख रहे होंगे हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना के दे रहा है वो। तो यदि आप किसी टॉपिक को छोड़ रहे हैं, यदि आपने उसका कंटेंट नहीं पढ़ा हुआ है, तो उससे कोई क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आपके शोरिंग से क्वेश्चन आया, लिफ्ट से क्वेश्चन आया, डोर विंडो से क्वेश्चन आया, ब्रिक से तो क्वेश्चन बने ही बने हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, नाउ और सिंपल क्वेश्चन बने हैं। यदि आपने बेसिक तरीके से पढ़ा हुआ है, हर एक चीज को कंप्लीट करा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस चक्कर में लगे रहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस, तो वो ये भूल जाते हैं कि आपका टॉपिक भी क्या है, आपका सिलेबस क्या है। तो यदि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी भी है, वो एक सेकेंडरी थिंग है। पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है हर एक टॉपिक का, वो कर लिया, आप क्वेश्चन कहीं से भी लगा लो आप। हम बात करेंगे बिल्डिंग फिनिशेस के बारे में। फिनिशेस से काफी सही क्वेश्चन बने हैं, जैसे वॉल से, प्लास्टिंग पे, पॉइंटिंग पे, और रूफ से, रूफिंग मटेरियल पे भी क्वेश्चन बना है एग्जाम में। बात करते हैं बिल्डिंग मेंटेनेंस। बिल्डिंग मेंटेनेंस में बेसिकली बहुत सारे टॉपिक थे, उसमें जो सेटलमेंट वाला पार्ट था उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। क्रैक से,
कौन कौन से कॉसेज है और टाइप क्या है, वहां से क्वेश्चन बने हैं। बिल्डिंग ड्राइंग का बहुत ज्यादा हवा था पेपर में कि बिल्डिंग ड्राइंग से क्वेश्चन अच्छे खासे बनेंगे, लेकिन कम क्वेश्चन बने, लेकिन बने अच्छे वाले। जैसे पर्सपेक्टिव ड्राइंग पे क्वेश्चन आया था, वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है, सेक्शन ड्राइंग क्या होती है, लोकेशन प्लान क्या होता है, और प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, जैसे हम रेजिडेंशियल पब्लिक पे आपकी प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उस पे क्वेश्चन एग्जाम में बना था। नाउ डिस्कस कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बिल्डिंग मटेरियल वाला पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब घुमा के 30-35 क्वेश्चन तो इसी इसी के बन रहे हैं। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल, एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाला पार्ट, ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिनिशिंग वाला पार्ट, मेंटेनेंस वाला पार्ट, इससे आपके 40% पेपर यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो इनको आप नहीं छोड़ सकते। यदि आपका पहला पेपर मान लो आपने फर्स्ट पहले दिया था, आप कैंसिल हो गया, पेपर अच्छा नहीं गया था, तो आपके जो नंबर कटे ना वो इसी वाले टॉपिक से कटे हैं, क्योंकि जो इसके अलावा था वो एसएससी में भी आ रहा है, वो आपने गलत नहीं करा होगा, आपने ये टॉपिक गलत किया होगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, आप टाइम भी है आपके पास। बात करते हैं कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में, आपके एग्रीगेट की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आया था, फ्रेश और हार्डन कॉन्क्रीट पे क्वेश्चन आया था, मिक्स डिजाइन पे क्वेश्चन आया था, क्वालिटी कंट्रोल पे क्वेश्चन आया था, और आपके फाइबर इन्फोर्समेंट कॉन्क्रीट के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन मिला था, जो आपका टॉपिक है स्पेशल कॉन्क्रीट वाला। अब बात करते हैं सर्विंग। सर्विंग में स्टार्टिंग जो टॉपिक हैं उससे क्वेश्चन कम बने हैं, जो आपके लास्ट के टॉपिक हैं, जैसे प्लेन टेबल सर्वे, बियरिंग से क्वेश्चन आया, इंजीनियरिंग स्केल पे क्वेश्चन आया, और एक क्वेश्चन आपका रिमोट सेंसिंग पे भी आया था। रिमोट सेंसिंग आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं लिख रहा है, लेकिन फिर भी इवन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिमोट सेंसिंग से देखने को मिला। नाउ डिस्कस कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन में हमने सिर्फ आपको 2D पढ़ाया था, लेकिन एग्जाम के ट्रेंड में 3D क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो 3D वाला पार्ट मैं कंप्लीट करवाऊंगा वैसे तो, लेकिन इसको आपको एक बार डिस्कस करना पड़ेगा। ऑटोकैड मैंने पढ़ा रखा है, जो 3D मैक्स वाला पार्ट है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। लेयर मैनेजर क्या होता है, 3D लेयर मैनेजर क्या होता है, सिविल 3D क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। नाउ डिस्कस जियोटेक। जियोटेक से भी 8-10 क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, जैसे सीपेज एनालिसिस पे क्वेश्चन आया, सीएस स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आया, कॉम्पैक्शन पे क्वेश्चन आया, लेयर्ड सोयल प्रेजेंटेबिलिटी पे क्वेश्चन आया, और सेटलमेंट पे क्वेश्चन आया। ठीक है, नाउ नाउ डिस्कस हार्डलिक्स। हार्डलिक्स में बात करेंगे तो रेसिप्रोकेटिंग पंप पे क्वेश्चन आया था कंपोनेंट में, मैनोमेट्रिक हेड पे, और ओपन चैनल फ्लो में नॉच से क्वेश्चन बना था कि जो नॉच डिस्चार्ज है वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। नाउ डिस्कस इरिगेशन। इरिगेशन एक काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके आरआरबी में बहुत ही कम वेटेज है इसका। ठीक है, तो आरआरबी में हाइड्रोलॉजी से क्वेश्चन बना ही नहीं, इरिगेशन से क्वेश्चन बना था, वो भी सरफेस रन ऑफ पे। बात करते हैं मैकेनिक्स मतलब स्वॉर्म की। एक्सियल स्ट्रेस पे क्वेश्चन आया था, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पे क्वेश्चन आया था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्योर बेंडिंग पे क्वेश्चन बना था। नाउ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पे के फैक्टर निकालने के लिए, और डिफ्लेक्शन लॉ ऑफ फिक्स बीम के केस में भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। नाउ डिस्कस कंक्रीट में। कंक्रीट में जो क्वेश्चन बने हैं वो स्टील अप पे बने हैं, वन वे स्लैब और सिंगल रेनफोर्स बीम जोन, इन पे क्वेश्चन बने हैं। बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर में, तो प्लेट गर्डर और बीम सेक्शन, जो लास्ट वाला पार्ट है, वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन में दो पार्ट है, एक रेलवे वाला पार्ट है, और एक आपका पार्ट है जो हम यूज करते हैं हाईवे में। तो ये जो आपका ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे की बात करते हैं, तो रेलवे स्लीपर से, फास्टनर से, ब्रिज के क्वेश्चन आया है, टनल से क्वेश्चन आया है। देखो एक एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से बना रहा है वो, तो मतलब क्या है, वो बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड बना रहा है। और आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सिलेबस ओरिएंटेड ही बन रहे हैं, कि हर एक टॉपिक को आपको कवर करके जाना पड़ेगा। यदि आपने सब कुछ पढ़ रखा है तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे, नहीं पढ़ रखा है तो नहीं कर पाएंगे। क्लियरिटी बात है ये। तो यहाँ पे क्या है, ब्रिज बियरिंग से, टनल में जो हम एक्सप्लोसिव यूज करते हैं उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना था। हाईवे की बात करेंगे तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का फंडामेंटल से, कर्व ग्रेड कंपनसेशन पे, और पेमेंट के सब ग्रेड रेंज के पे क्वेश्चन बना था। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है, पर क्वेश्चन बहुत कम बने हैं, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ। तो उससे भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हैं उसमें कौन से टॉपिक पे ज्यादा पहले फोकस करना है। यहाँ पे बेसिक कमर्शियल कंपोनेंट पे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। बात करते हैं एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से गया गया है। तो उसमें पिक्सेक्स यूसेस पे क्वेश्चन आया था, पंपिंग पे, फॉर्मवर्क पे, ड्रिलिंग पे, थर्मल पैनल्स पे, और रोलर फोर्स सॉइल कॉम्पैक्शन के केस में भी क्वेश्चन बना है। Now we discuss estimation costing, brick quantity calculation, flooring measurement, cube rate versus running meter, water tank estimation detail, इन सब पे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, नाउ डिस्कस कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट, आपके में लिखा हुआ है, इसके भी दो क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। टेंडर एनवलप कॉन्टेक्ट से क्वेश्चन आया था, कंटेंट से। ठीक है, टेंडर एनवलप कंटेंट से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिले थे, दो क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब बात करते हैं, यदि मैं इनको पूछूं कि किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन बने हैं, यदि देखो इसमें मेहनत लगी है,
ऐसा नहीं है कि इसको आपको ऐसे नहीं बताया कोई भी, बस ये बता दिया कि पेपर आसान आया हार्ड आया। लेकिन यदि आपको टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन करना है तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अभी आपका पेपर आने वाला है 1 महीने में, तो किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करूं, तो ये वो टॉपिक है। देखो ध्यान से, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 4 क्वेश्चन बने हैं। मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जीरो लिख रखा है, बिकॉज जो आपका सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर वाला पार्ट है उसके क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, इसलिए मैं इसको जीरो करा है। तो इसको आप ये मत सोचना कि जीरो है ये, नहीं, मैंने इसमें ऐड कर दिया है आपका सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर को। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल से 4 क्वेश्चन बने थे, मटेरियल की बात कर रहा हूं मैं। फिर बात कर रहा हूं आपके पास ये जो सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर पार्ट है, इससे 5 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन मैशनरी, ब्रिक मैशनरी, इन सबसे ब्लॉक, डोर, विंडो, इन सबसे 8 क्वेश्चन बने हैं। फिनिशिंग से 7 क्वेश्चन बने हैं। बिल्डिंग मेंटेनेंस से 3 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, बिल्डिंग ड्राइंग से 4 क्वेश्चन बने हैं। कॉन्क्रीट से 8 क्वेश्चन बने हैं। सर्वेइंग से 4 क्वेश्चन बने हैं। कंप्यूटर डिजाइन से 4 क्वेश्चन बने हैं। जियोटेक से 8 क्वेश्चन बने हैं। हार्डलिंक से 3 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, इरिगेशन से 2 क्वेश्चन, आपके सोम से 5 क्वेश्चन, और स्ट्रक्चर से 4 क्वेश्चन, आरसीसी से 4 क्वेश्चन, स्टील से 2 क्वेश्चन, और ट्रांसपोर्टेशन से 3 क्वेश्चन, रेलवे वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। हाईवे से 3 क्वेश्चन, एनवायरमेंट से 2 क्वेश्चन, एडवांस से 7 क्वेश्चन, और एस्टिमेशन कॉस्टिंग से 4 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन। तो बेटा आप सिंपल बात समझाओ, जो आपका बिल्डिंग मटेरियल वाला पार्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप देख लो। ठीक है भाई, 4 क्वेश्चन ये, 4 और 5 9, 9 और 8, 9 और 8 मेरे पास हो जाएंगे 17, 17 और 7 मेरे पास हो जाएंगे 24, 24 और 3, 24 और 3 27, 27 और 4 31, 31 और 8 39, 39। और फिर आप एडवांस को और जोड़ लो साथ में, एडवांस वाला जो पार्ट है उसको भी साथ में इंक्लूड कर लो। ठीक है, तो कुल मिला के आपका 45 क्वेश्चन, तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन तो आपके उन टॉपिक्स के आ रहे हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ रखे आपके एसएससी के लिए, उन सब के लिए। तो अभी जो टाइम है, यू हैव टू फोकस। आप बहुत हार्ड क्वेश्चन मत ढूंढो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे लग रहे हैं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं, नया क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं। नहीं, जो टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, हर एक टॉपिक को रिवाइज करो। क्वेश्चन फैक्ट बेस आएगा, डायरेक्ट आएगा, कोई असर्शन रीजन नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। आपने पूरे पेपर में देख लिया होगा, बहुत कम न्यूमेरिकल है, वेरी लेस न्यूमेरिकल। तो आप ध्यान रखना इस बात को कि आपको ज्यादा चीज रट्टा मारनी है, और अगर आपके पास टाइम है तो इन वाले टॉपिक्स पे आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ये पूरा एनालिसिस है जो मैंने आपको डिस्कस किया है बहुत कम टाइम में, क्योंकि भाई टाइम भी आपके पास कम है और मेरे पास भी कम है, तो हम दोनों पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसी के हिसाब से आपकी कुछ यूट्यूब पे क्लास डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक आप कमेंट था आपका और वो दिल को छू गया। तो बोल रहा है कि एक लड़का कि ऐसे आपने आरबी के बच्चों को ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई अपनी एक्स को छोड़ देता है। तो भाई नहीं छोड़ेंगे आपको, अभी आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे आरआरबी की भी। ठीक है, तो वो करेंगे, उसमें मैं मेनली उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करूंगा जिन दो टॉपिक आपके एक्स्ट्रा आ रहे हैं और जो कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कि भाई ऐसे पूछ सकता है, पढ़ रखा है आपने, लेकिन कुछ अलग तरीके से पूछता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था। उसको डिस्कस कर लेंगे, और बस आपको ही बताना है भाई, अभी आपको टाइम है। आप ये जो सारे टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको मैंने टॉपिक वाइज कवर कर रखा है इस वाले बैच के अंदर, क्विक रिवीजन बैच के अंदर। तो इसको आप फटाफट से रिवाइज कर लो, यदि आपका पेपर पहले अच्छा नहीं हुआ है और आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ रखे थे, वो आपको पता होंगे। इंडिविजुअल तो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि भाई आपने पढ़ रखा है, आपने नहीं पढ़ रखा है। आपको अपना पता है पहले से ही कि यदि आपने पढ़ रखे हैं तो मत पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ, नहीं पढ़ रखे हैं तो यहाँ से कंप्लीट कर लो। ठीक है, दूसरा, एसएससी जेईई का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे आरआरबी में नहीं हो पाए हैं और उनका पेपर हो चुका है, यू हैव टू फोकस ऑन एग्जामिनेशन, क्योंकि जल्दी पेपर होगा आपका। और एसएससी जेईई का पेपर आपका नवंबर में है, तो वो पोस्टपोन ही होगा। और पोस्टपोन ऐसा नहीं होगा कि वो 2-3 महीने हो जाता है, वो सिर्फ 4 से 5 दिन पोस्टपोन होगा। ठीक है, एसएससी का यही हो रहा है 2-3 बार से। तो आपका पेपर नवंबर में होगा, तो अभी से आप लग जाइए, टाइम अच्छा है आपके पास, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस मोर, जिससे कि आपकी कम टाइम में अच्छे से पढ़ाई हो जाए। तो इस वाले बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें हम बिल्कुल आपको प्री टू मेंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दूसरा, हम आपके यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे आरआरबी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे आरआरबी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो बताएंगे वो किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, पहले आपको ये बताना है। दूसरा, ये बताना है आपको कि हम किस टॉपिक से स्टार्ट करें। देखो सिंपल बात मैं समझाऊं, यदि आपने कितने एग्जाम दे लिए हैं, आपके पास बुक है डिफरेंट टाइप की, आप उनको भी लगा रहे हैं, ठीक है, आप टेस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे। बहुत से बच्चों के ये डाउट है कि भाई मार्क्स भी नहीं बढ़ रहे। तो मैंने सिर्फ एक काम किया है कि जो मेरे पास कंटेंट जो हम पढ़ाते हैं, उस पूरे कंटेंट को मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की फॉर्म में करा देना है। मतलब उससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ज़्यादा होगी। उसे करने के बाद आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी अपने आप ही।
बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। तो मैं उसको स्टार्ट करूंगा। तो यदि आप बताएंगे किस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट से हमें स्टार्ट करना है, किस सब्जेक्ट से हमें स्टार्ट करना है, वो आपको बताना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको डेली क्लास लेने आऊंगा, बिकॉज मेरी क्लासेस चल रही हैं, लेकिन हम एक फिक्स स्केड्यूल बना सकते हैं कि भाई हफ्ते में 3 दिन हम 2-2 घंटे की जो क्लास है वो लेंगे, और उसमें मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि हर एक टॉपिक से जो आपके एग्जाम में आता है और जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उसके हर एक टॉपिक से आपका क्वेश्चन मिल जाए। यदि आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी, फिर क्वेश्चन कैसा भी घुमा के पूछे वो आपसे, तो आप कर लोगे। ठीक है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो बिल्कुल आपके सिलेबस में से होंगे, आपके टॉपिक में से होंगे, और स्टैंडर्ड बुक के लाइन टू लाइन होंगे। मैं वो कराना चाहता हूँ आपको एक बार, बिकॉज मैक्सिमम बच्चों का डाउट ये रहता है कि बुक पढ़ लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, तो वो काम मैंने कर लिया है मैक्सिमम। ठीक है, जो मेरे हमारे पास टाइम बचा हुआ था उनमें हमने सारी बुक्स का वो कंटेंट निकाल लिया है जो एक्स्ट्रा आ रहा है एग्जाम में। अब उसके छोटे छोटे क्वेश्चन बना के आपको क्लास में करवाने हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज। तो मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें सोल पढ़ा रहा हूँ, मैं सोल से स्टार्ट करूंगा। लेकिन आपको लगता है किसी और सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना चाहिए तो आप बता सकते हैं, और जो जिसके कमेंट सबसे ज्यादा आएंगे उस टॉपिक को हम पहले स्टार्ट करेंगे। जल्दी मैं आपको शिफ्ट 1 का एनालिसिस भी करवाऊंगा आरआरबी जेईई में जो हुआ है। ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसा करना है कैसे नहीं करना है। कोई और डाउट है आपके एग्जाम, आपको एग्जाम से रिलेटेड या अपने जो आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसमें मैं आपको जल्दी रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।